हेलो फ्रेंड्स। साल 2023 में आईटी में ग्लोबल स्लोडाउन आया था। इसका वजह था रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के वजह से कमोडिटीज़ प्राइस में भारी उछाल होना, जिससे ग्लोबल डिमांड कम हुई। साथ ही कम्पिटेटिव प्राइस की वजह से प्रॉफिट मार्जिन में भी बुरा असर पड़ा। लेकिन साल 2024-25 में आईटी सेक्टर में थोड़ा बदलाव नजर आया है। गार्टनर इंक के फोरकास्ट के हिसाब से ग्लोबल आईटी सेक्टर्स में 7.5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ डाटा सेंटर सिस्टम में 24% और सॉफ्टवेयर में 12.6% है। आज के टाइम में इंडियन ऑर्गेनाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और सिक्योर एस सर्विस एस, जिसे हम शॉर्ट में एआई, एमएल और एस कहते हैं, इसमें काफ़ी तेज़ी से अडॉप्शन कर रही है, जिससे क्लाउड सर्विसेज में बड़ा ग्रोथ दिखेगा और इससे सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज में बड़ा बूस्ट मिलेगा। वेब 3 टेक्नोलॉजी यूज करके इंडियन आईटी कंपनी डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट स्ट्रक्चर के द्वारा डाटा प्राइवेसी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में रिवोल्यूशन ला सकती है। इंडिया को भी मेनली दो एरिया में काफ़ी एक्सपर्टाइज होना है। सबसे पहला है सेमीकंडक्टर, ये डिजिटल कंपोनेंट के लिए वाइटल कंपोनेंट है। और दूसरा है मशीन लर्निंग, यह एक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है जो आने वाले टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे ड्राइव करेगी। इंडिया में एआई काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इस साल 35% का ग्रोथ देखने को मिला और आगे इतनी तेज़ी से ग्रोथ होगी कि आगे आने वाले 3 साल में ये 100% CAGR से आगे बढ़ेगी। और एआई में जनरेटिव एआई सबसे ज़्यादा पॉपुलर और डिमांड में भी है। ये टेक्नोलॉजी आदमी और मशीन्स के बीच कोलाबोरेशन को काफ़ी इन्हांस कर रही है। वैसे तो पूरे दुनिया में सारी इंटरप्राइजेस के द्वारा जनरेटिव एआई का डिमांड बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इंडियन कंपनीज भी काफ़ी तेज़ी से इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है। और इसी वजह से मास्टेक, जो कि इंडिया का वन ऑफ द रेपुटेड आईटी कंपनी है, जून 2023 में यूएस की कंपनी बीज एनालिटिका को एक्वायर किया है, जो कि जनरेटिव एआई और क्लाउड सर्विसेज में काम करती है। तो आज हम लोग बात करेंगे मास्टेक इंडिया के बारे में और इसे हम स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बिजनेस एनालिसिस करेंगे। मास्टेक पूरे दुनिया में 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज में हेल्थ केयर, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल सर्विस में आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। मास्टेक दुनिया भर में अलग अलग सर्विसेज के लिए कई सारे टेक कंपनी से पार्टनरशिप किया है, जैसे कि ओरेकल, सेल्सफोर्स, AWS और माइक्रोसॉफ्ट। बिग टेक कंपनी से पार्टनरशिप करने से ये अलग अलग एरिया में, जैसे कि कंसल्टिंग, डाटा इंजीनियरिंग, डिजिटल ऑपरेशन में टेलर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है। टेलर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है अलग अलग क्लाइंट के हिसाब से अलग अलग उसको सर्विसेज देना, और वहीं पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा सॉल्यूशन जो सबके लिए इंप्लीमेंट करना हो। और टेलर्ड सॉल्यूशन है वो बिना एआई के पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। तो अब हम मास्टेक के रेवेन्यू की बात करते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन, ये मिला कि इसमें 62% का रेवेन्यू जनरेट होता है, जो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा सेकंड नंबर पे आता है यूएसए, जिसमें 24% रेवेन्यू जनरेट होता है। और तीसरा है एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, जिसे हम AMEA कहते हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ 14% आता है। उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। अगर हम सेगमेंट वाइज बात करें तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एजुकेशन की बात में 42% है, हेल्थ केयर में 17% है, मैन्युफैक्चरिंग में 15%, रिटेल एंड कॉमर्स में 14% है और फिनेंशियल सर्विसेज में 12% है। जहाँ तक कि इंडिया की अलग अलग बड़े बड़े आईटी कंपनी है, उनका मैक्सिमम रेवेन्यू फिनेंशियल सेक्टर से आता है, क्योंकि इंडिया में फिनेंशियल कंपनीज काफ़ी बड़ी है और तेज़ी से ग्रो कर रही है। जबकि इंडिया में मास्टेक का जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कम है, और इसका सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है यूरोपियन यूनियन एंड यूके। और यूके में गवर्नमेंट अपने बॉर्डर इशूज़, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हेल्थ केयर, इन सारी चीज़ों में काफ़ी ध्यान देती है। और इसी की वजह से मास्टेक को का जो मेजर रेवेन्यू सोर्सेस है यूके का गवर्नमेंट स्पेंडिंग और हेल्थ केयर सर्विसेज है। अब एक नज़र इसके सर्विस वाइज रेवेन्यू की बात करें तो पहला है डिजिटल एप्लीकेशन, जिसमें 43% रेवेन्यू है। दूसरा है ओरेकल क्लाउड एंड ERP, जिसे 32% है। तीसरा है डिजिटल कॉमर्स, जिसमें 18% है। और चौथा है AI, जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बनेगी, वो है सिर्फ और सिर्फ 7%। 2024 में हम मास्टेक के की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने एक्वायर किया है आईकॉनिक्स। इसे एक्वायर करने से क्लाउड डाटा एनालिटिक्स, कस्टमर एक्सपीरियंस में काफ़ी ग्रोथ होगी। दूसरा है बीज एनालिटिका, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया है, उससे AI सेगमेंट में US में काफ़ी तेज़ी से बेनिफिट होगा। तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट से कोलाबोरेशन, और इस कोलाबोरेशन से माइक्रोसॉफ्ट एज्योर AI की मदद से मिडिल ईस्ट में माइनिंग सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। चौथा है सर्विस नाउ, इसे एक्वायर करने से कस्टमर इंटरेक्शन सर्विसेज में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होगा, और इसका बेनिफिट यूके के हेल्थ केयर सर्विसेज में देखने को मिलेगी। ओरेकल से कोलाबोरेशन के बाद इसे गल्फ में बिगेस्ट डील हासिल हुई है। तो मास्टेक का बिजनेस एनालिसिस की बात करें तो इसमें ग्लोबल इकोनॉमी का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें काफ़ी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। चूँकि कंपनी काफ़ी कम्पिटिटिव है, बिजनेस मॉडल काफ़ी तेज़ी से इंप्रूव कर रहे हैं, इसके बावजूद इसमें कुछ थ्रेट्स हैं, और वो थ्रेट्स कुछ इस प्रकार हैं। पहला थ्रेट, प्राइसिंग प्रेशर ड्यू टू टू मैनी कंपनीज वर्किंग ऑन डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर। दूसरा है वेज इन्फ्लेशन। तीसरा है USD INR रिलेशनशिप। अभी जो है USD काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, INR डिप्रिशिएट कर रहा है,
और जो जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो मैक्सिमम यूएसडी में डील करती है, तो इससे भी काफ़ी रेवेन्यू में इम्पैक्ट होता है। और चौथा है खासकर ये मास्टेक के केस में कि अगर यूके में कभी भी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है और कभी भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कुछ चेंजेस आती है, तो इसका सीधा सीधा इसके मेजर रेवेन्यू में इम्पैक्ट दिखेगा। तो ये चारों थ्रेड्स को हमें कंसिडर करना है जब भी हम इसका बिजनेस एनालिसिस करते हैं। तो अब हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की। तो सबसे पहले हम फिनेंशियल रेशियोज एंड मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो इसका मार्केट कैप है यहाँ पे 8,000 करोड़ रुपया। स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन यहाँ पे हम लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, और वो है फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट होता है 100% शेयर माइनस परसेंटेज ऑफ शेयर इन प्रमोटर्स हैंड। तो यहाँ अगर हम 100% में अगर हम 36% को यहाँ पे हम हटा दें, तो यहाँ पे लगभग 64% आती है। तो फ्री फ्लोट जितना अच्छा होगा, उस कंपनी के ट्रेडिंग में लिक्विडिटी उतना ज़्यादा होगा, और लिक्विडिटी ज़्यादा होने से ऑपरेटर्स के लिए इरेशनल मूवमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब दूसरा आता है यहाँ पे स्टॉक पी। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल पी 36 है और इसका पी 22 है। लगभग 4 सालों से इस शेयर में बहुत बड़ी रैली आई है, फिर भी इसका पी यहाँ पे 22 ही है। इसका दो वजह है। पहला वजह है एवरेज पी पहले 17 था, जिससे हम यहाँ पे इसका चार्ट एनालिसिस में देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 5 साल का ले और इसका पी रेशियो देखें, तो यहाँ पे जो मीडियन पी है वो 21 का है, और अगर हम ऑल टाइम का ले तो यहाँ पे 14 है। तो मैंने कहीं से ये किसी रेपुटेड सोर्स से ही मैंने उठाया था कि इसका जो एवरेज पी था वो 17 था, लेकिन अभी जो इसकी पी रेटिंग हुई, इससे इसका स्टॉक पी 22 हुआ। तो 22 होने की वजह से तो स्टॉक के शेयर में काफ़ी रैली आई है। दूसरा है मास्टेक ने काफ़ी एग्रेसिव वे में अपना बिजनेस को मेजर इकोनॉमी में काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है। इसे हम आगे बैलेंस शीट में समझेंगे। अब तीसरा आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जो यहाँ के केस में 0.29 है। तो 0.29 आई केस में ज़्यादा है, लेकिन हम यहाँ पे समझेंगे कि ये डेप्थ यहाँ पे ओके है, क्योंकि इस केस में कंपनी जिस रफ्तार से ग्रो कर रही है उसके लिए डेप्थ लेना ज़रूरी है। हालांकि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उन्होंने इसका रेटिंग ए नेगेटिव दिया है, जो ये दिखाता है कि कंपनी का जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि कंपनी का गियर रेशियो कम है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो खैर इन सारी टर्म्स को ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं फंडामेंटल ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में, और वो है यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में सीधे सीधे हम सितंबर के महीने में आते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सेल्स 867 है करोड़ है, जो कि ऑल टाइम हाई है, और यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट देख रहे हैं जो 129 है, ये भी ऑल टाइम हाई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 16% है, और जो कि पहले के केस में यहाँ पे 21% है, 17% है, 18% है। तो इससे दिख रहा है कि जो प्राइसिंग प्रेशर है उसका वजह से इसकी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में असर पड़ा है। लेकिन ये सारे जो इम्पैक्ट्स हैं वो सारे अच्छे कंपनी में पड़ा है, तो ये एक बहुत बड़ी कंसर्न की बात नहीं है। तो अब हम आते हैं इसके एनुअल रिजल्ट्स पे। तो एनुअल रिजल्ट्स में हम यहाँ पे देखते हैं मार्च का पहले देखते हैं, मार्च 2024 का। तो यहाँ पे जो सेल्स है वो 3,000 करोड़ का है, ये भी ऑल टाइम हाई है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 311 का है, जो कि साल 2022 के कंपेयर में थोड़ा सा कम है। लेकिन वही हम अगर ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 372 करोड़ है। ट्रेलिंग 12 मंथ में हमारा सितंबर मंथ का भी सेल्स और यहाँ पे प्रॉफिट जुड़ता है, और इस वजह से हम यहाँ देख रहे हैं कि जो नेट प्रॉफिट है TTM वो यहाँ पे काफ़ी बढ़ी हुई दिख रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट सुपर्ब है और एनुअल रिजल्ट भी सुपर्ब है। अब हम इसके बैलेंस शीट में आते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम देखते हैं इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल साल 2013 में 12 करोड़ थी और अभी 15 करोड़ है। तो इसमें कोई अच्छा खासा कोई यहाँ पे जंप नहीं हुआ है, तो इसे हम इग्नोर कर देते हैं। अब दूसरा आता है रिजर्व्स। तो रिजर्व्स यहाँ पे लगातार बढ़ी है, और ख़ास करके 2021 के बाद में इसमें जो रिजर्व्स है उसमें काफ़ी जंप आया है, और इसका वजह है काफ़ी अच्छा रिजल्ट होना। और तीसरा आता है यहाँ पे बोरोइंग, जिसे हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे जो बोरोइंग है वो यहाँ पे लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसका बढ़ने का वजह है यहाँ पे फिक्स एसेट में ये ग्रो होना। तो हम फिक्स एसेट की बात करें तो जो यहाँ पे मार्च 2022 में 840 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2023 में 1740, मतलब डबल हुआ है। तो फिक्स एसेट का डबल होना, तो इसमें हम बोरोइंग अगर थोड़ी बढ़ भी जाए तो ये कोई कंसर्न की बात नहीं है। तो फिक्स एसेट में बढ़ने का वजह है बहुत सारे जो छोटी छोटी कंपनी है जिसे वो एक्वायर किए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने जो भी एसेट है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। अब बात आती है CWIP की। तो IT सेक्टर के केस में CWIP ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं होती है, और जहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं होती है तो वहाँ पे एंट्री बैरियर कम होती है, और जब एंट्री बैरियर कम होगी तो वैसे वैसे सेक्टर में
काफ़ी तेज़ी से कंपटीशन बढ़ती है, और जब तेज़ी से कंपटीशन बढ़ती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे दिखता है। तो बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं कि कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसमें डेप्थ का ज़्यादा होना यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये फिक्स एसेट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। यहाँ पे कोई लॉसेस की वजह से रिजर्व्स कम नहीं हुए हैं। तो अब इसके हम कैश फ्लो में एक नज़र डालते हैं। तो कैश फ्लो में यहाँ देखते हैं मार्च 2024 में 420 करोड़ है। इसका पॉजिटिव होना ही काफ़ी है, क्योंकि डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली रन करेगा। अब फाइनली हम लोग आते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ऐसा कुछ खास डिफरेंस दिख नहीं रहा है। प्रोमोटर्स काफ़ी टाइम से 36.24 में बने हुए हैं। एफआईआई का थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन डीआईआई ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जब यहाँ पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें हम, तो पब्लिक शेयर होल्डिंग में हमारा यहाँ पे करीब करीब 13% है। तो जो स्ट्रॉन्ग हैंड है वो यहाँ पे 68% है, और जो वीक हैंड है वो यहाँ पे 32% है। तो यहाँ से कुछ खास रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे न्यूट्रल स्टैंड रहेगा। तो जब हम यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस का कंक्लूजन करते हैं, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि सेल्स और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है। तो इससे ये उम्मीद रहती है कि डाउनफॉल जो होगी वो लिमिटेड होगी। लेकिन जो भी मार्केट का सिनेरियो है, एफआईआई लगातार बेचे जा रहे हैं। एफआईआई के सिनेरियो में जब जो स्मॉल कैप है वो 20 से 40% तक करेक्ट हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं पे मैस्टेक जो है वो अभी जो है ऑल टाइम हाई से सिर्फ और सिर्फ 12 से 15% पिटा हुआ दिख रहा है। तो मतलब साफ है कि कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली काफ़ी इंप्रूव कर रही है। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा डाउनफॉल देखने को हमें नहीं मिली है। तो फंडामेंटली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि स्टॉक में एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन कब और किस प्राइस पे, इसके लिए हम चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हैं। तो चार्ट पैटर्न एनालिसिस के लिए हम यहाँ पे tradingview.com खोलते हैं, और यहाँ पे हम मास्टेक का पेज 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे खोलते हैं। चूँकि मैंने यहाँ पे चार्ट पहले से ड्रॉ करके रखा है, क्योंकि मुझे कुछ और भी यहाँ पे समझाना है। तो अब हम लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। साल 2018 से 20 तक हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न है वो कंसोलिडेट कर रही है। और जब कंसोलिडेशन होता है तो प्राइस टाइम के साथ कंसोलिडेट करती है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहती है। वो धीरे 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 यहाँ पे डाउन होती है। यहाँ कंपनी के फंडामेंटल मजबूत हैं, लेकिन कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी। लेकिन 2020 में कोविड आने के बाद जो आईटी सेक्टर में रैली आई, तब ये स्टॉक मार्च 2020 में 200 से बढ़ के अक्टूबर 2021 में 3600 चला गया। सिर्फ 1.5 साल में 18 टाइम्स होना। यहाँ कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट जो मासिव जंप किए, लेकिन वन साइडेड 18 टाइम्स का रैली आना, ये बिल्कुल भी रैशनल बिहेवियर को नहीं दिखाता है। और जब इतनी बड़ी रैली आती है, तो उसके बाद ही अच्छे अच्छे न्यूज़ आते हैं, न्यूज़ फैलाए जाते हैं कि निफ्टी यहाँ से डबल हो जाएगा, मास्टेक बहुत बड़ी बड़ी कंपनी को वायर कर रहा है, तो यहाँ से और ये स्टॉक 3 गुना हो जाएगा। और यही टाइम होता है जब स्ट्रॉन्ग हैंड अपना जो पोजीशन है उसे धीरे धीरे शॉर्ट करते हैं। यहाँ पे वन साइडेड यहाँ पे करेक्शन नहीं होता है। वो धीरे धीरे पहला एक छोटा सा करेक्ट करके रिलीफ रैली लाते हैं, ताकि यहाँ पे जो वीक ट्रेडर्स है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो सके। उसके बाद दोबारा डाउनफॉल लाने के बाद एक छोटा सा फिर से रैली लाया जाता है, और ये रिलीफ रैली सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बाई करते हैं वो बुरे फंसने वाले हैं। क्योंकि वन साइडेड 18 टाइम्स रैली आने के बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर्स काफ़ी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, और उन्हें चाहिए अपोजिट में बायर, जिससे वो अपना माल डंप कर सके। तो जब 2 बार ये रिलीफ रैली लाते हैं, और दूसरी बार लाते हैं वो पहली बार का रिलीफ रैली से ज़्यादा होता है। तो जब यहाँ पे लगता है कि फिर से इसके शेयर प्राइस आगे जाएंगे, बस वहीं से ये करेक्शन करते हैं। और जब ये करेक्शन होता है, तब बुरे न्यूज़ आना चालू करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से प्राइस करेक्शन होता है। और इतनी तेज़ी से प्राइस करेक्शन होता है कि जो लोग टॉप में फंसे हैं उन लोगों को यहाँ पे निकलना मजबूरी हो जाता है। उसका वजह है स्टॉक का टॉप से 50% टूटना। अब जो लोग यहाँ पे जो जो भी यहाँ पे एंट्री करते हैं, वो या तो नए प्लेयर होते हैं या फिर ग्रीडी लोग होते हैं। तो उन्हें जब 50% के यहाँ पे लॉस दिखता है, तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो उन्हें लगता है कि ये स्टॉक कहीं बॉटम ना टच कर जाए, और उसके लिए वो यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं। तो यहाँ पे हुआ प्राइस करेक्शन। अब प्राइस करेक्शन आने से यहाँ पे जो वीक हैंड्स निकल गए, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड अभी भी ज़्यादा इंटर नहीं किए हैं। अब उसके बाद एक छोटी सी रैली आती है, और ये जो बॉटम बना है, ये बॉटम भी अक्सर चार्ट पैटर्न पे बनता है। तो हम यहाँ पे मैंने ये एक्सटेंड किया इस लाइन को। मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि यहाँ पे एक जो कैंडल है, इसे इसने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे इसने इस लाइन का एक्सटेंशन को सपोर्ट लिया है। तो यहाँ तक तो हुई यहाँ पे प्राइस करेक्शन, लेकिन इसके बाद जो होगा वो सबसे पेनफुल होगा, और वो है टाइम करेक्शन। क्योंकि टाइम करेक्शन किसी को भी पता नहीं होती कि ये कितने दिनों तक रहेगी, कितने सालों तक रहेगी, और क्या वाकई रहेगी या फिर इसके नीचे भी जाने के चांसेस है। तो जब यहाँ पे एक छोटी सी रिलीफ रैली आई, तो उसके बाद यहाँ पर दोबारा से यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू हुआ। और जब भी कंसोलिडेशन आती है, तो एक पैरेलल लाइन पे नहीं आती, वो धीरे 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 यहाँ पे करेक्शन लेके आती है। और जब दूसरी बार जब यहाँ पे ये वापस से उसी पॉइंट पे आती है, तो हम इस पॉइंट को बोलते हैं कि यहाँ पे
जो बियर वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये लगातार सेल कर रहे हैं। और एक रिलीफ रैली लाने के बाद जो भी यहाँ पे जो छोटे मोटे सेलर्स होंगे, या जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी, या जो फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे कि अब तो ये ज़्यादा उठेगा नहीं, तो यहाँ से फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन आता है। और जो मैंने यहाँ पे सर्कल से दिखाई, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टर्स की एंट्री होती है, क्योंकि उन्हें पता है होता है कि जब दोबारा से उस पॉइंट पे आ गया एक रैली आने के बाद, तो यहाँ पे जो होंगे वो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का टाइम है। यहाँ पे जो वीक हैंड्स होंगे यहाँ पे मैक्सिमम लोग निकल जाएंगे। और यहाँ पे हम वॉल्यूम से देख रहे हैं, ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे, कि यहाँ पे बहुत बड़ा बाई हुआ है। तो ये जो बाई होना इतना बड़ा वॉल्यूम में, ये बताता है कि बॉटम लगभग बन चुकी है। लेकिन ये गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर इसके क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाले टाइम पे ख़राब होंगे तो फिर ये बॉटम भी कोई काम का नहीं है। लेकिन चूंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि बॉटम लगभग बन चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 4 पॉइंट में ये सपोर्ट ले रहा है। पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। तो जब लगातार इस तरह का एक पॉइंट में सपोर्ट लेना, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग बन रही है। तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमेशा हम लोगों को दूसरे बॉटम पे लेना है, पहला बॉटम पे नहीं। पहला बॉटम तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस करेक्शन के लिए होता है। दूसरा बॉटम बॉटम जो होता है वो टाइम करेक्शन के लिए होता है। और टाइम करेक्शन ही वो एक जगह है जहाँ पे धीरे धीरे वीक हैंड से जो माल है वो स्ट्रॉन्ग हैंड लेके जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे शेयर प्राइस में ज़्यादा मूव नहीं होती है, कभी 5-8% कभी ऊपर नहीं जाती है। यहाँ पे 0.1%, 0.2% इसी में मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे जब इस तरह से मूवमेंट कम होती है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, और यहाँ पे धीरे 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 स्मार्ट प्लेयर्स वीक प्लेयर से माल भरते जाते हैं। और ये कितना दिन चलेगा, ये डिपेंड करता है कि ऑपरेटर्स को माल कितना चाहिए और वो सफिशिएंटली भरा या नहीं। अब यहाँ पे जब वैल्यू इन्वेस्टर्स की एंट्री होती है, तो ये मान लिया जाता है कि अब यहाँ से ज़्यादा करेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए, और हाँ, इस करेक्ट नहीं करेगा इसका मतलब तो ये नहीं कि काफ़ी तेज़ी से रैली आएगी, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम नेगेटिव है। जब कार किसी एक डायरेक्शन में जाती है, आज जब हम उसमें ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने के बाद तो तुरंत रुकती नहीं है, उसे टाइम लगता है। और जब रुकती है, तो जब रिवर्स जाना होता है, तो उसमें जब एक्सेलरेशन आता है या स्पीड पकड़ती है, उसमें भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे ब्रेक लगा है। अब ब्रेक लगने के बाद में इसमें धीरे धीरे मोमेंटम आएगी। तो जो वैल्यू इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे बाई किए, और ये लगभग लगभग बॉटम बन चुका है, क्योंकि प्राइस ऊपर से 50% टूटना ये बताता है कि यहाँ पे लगभग 50 से 70% वीक हैंड्स है वो निकल चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी है वो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास में है। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स यहाँ पे एंट्री किए। उसके बाद में इस पॉइंट से ये जो दूसरा सर्कल है, यहाँ तक एंट्री होती है बड़े बड़े ऑपरेटर्स की, जिसे हम बिग प्लेयर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस को ऊपर लाया जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे लाया जाता है, फिर एक रैली ऊपर आती है, फिर धीरे 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 लंबा टाइम तक कंसोलिडेट करती है। और जब लंबा टाइम कंसोलिडेट करके नीचे आती है, तो यहाँ पे फिर माल भरा जाता है। और ये प्रोसेस इस केस में है 6 अप्रैल 23 से दिसंबर, लगभग 8 महीना। 8 महीना यहाँ पे माल भरा जाता है। लेकिन किसी किसी कंपनी केस में 2 साल भी हो सकती है, 3 साल भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है और उस समय में उस कंपनी में क्या चल रहा है और उसके सेक्टर्स कैसे है, का कंडीशन कैसा है। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स धीरे धीरे यहाँ पे माल उठाए, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक माल उठाने के बाद में ये आया रेजिस्टेंस पॉइंट पे। तो रेजिस्टेंस पॉइंट पे जब आता है इस सर्कल पे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कंपनी में ब्रेकआउट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। लेकिन इस केस में पहली बार में हमें कभी बाई नहीं करनी है, हमें सिर्फ यहाँ पे वॉच करनी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये जब बनी थी पहली बार, वो 2022 जून में बनी थी। तो लगभग लगभग 2 साल के बाद में उसी प्राइस पे यहाँ पे बनी है। और उस टाइम पे जब हम फंडामेंटल एनालिसिस में देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि साल 2022 में इस कंपनी का जो सेल्स था वो था 2000 करोड़, और जो प्रॉफिट थी वो 330। लेकिन अभी के केस में ये जो सेल्स है वो लगभग लगभग 50% बढ़ गई है, और जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन हाँ यहाँ पे 20% के करीब बढ़ी है। और इसका वजह है ऑपरेटिंग मार्जिन में प्रेशर होना। तो यहाँ पे शेयर प्राइस वही का वही है, लेकिन इसके फंडामेंटल इंप्रूव हो रहे हैं। और जब फंडामेंटल इंप्रूव होते हैं, तब चांसेस बढ़ती है कि इसमें ब्रेकआउट आएगा। यहाँ पे हम लोग टेक्निकली समझने की कोशिश नहीं करें, हम लोग यहाँ फंडामेंटली समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें ब्रेकआउट आएगा या नहीं। तो ये जो पॉइंट होता है, जो सर्कल है, तो यहाँ पे जो भी पहले जो लोग फंसे हैं 2 साल पहले, 3 साल पहले, वो लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार अब 2 साल हो गया, निकल जाओ यहाँ से, बेकार है ये स्टॉक में, पता नहीं फिर से कहीं गिर ना जाए। और दूसरा, जो छोटे छोटे जो प्लेयर्स होते हैं, जो नीचे के लेवल पे उठाए होते हैं, उन्हें भी लगता है कि यहाँ निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन यहाँ ऑपरेटर्स को लगता है कि यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा फॉल्स ब्रेकआउट लाते हैं, ताकि ब्रेकआउट में बहुत लोग यहाँ पे एंट्री करें और उन्हें कुछ माल यहाँ पे डंप किया जा सके। तो यहाँ पे कुछ माल जानबूझ के यहाँ पे डंप करने के लिए थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट निकाला जाता है, और उसके बाद में जब ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे माल फिर से बेचा जाता है, ताकि जो फाइनल वीक हैंड है, जो मतलब 10-20% बचे हुए हैं, तो वो लोगों को यहाँ पे निकालने के लिए से फिर से करेक्शन लाया जाता है।
तो जब यहाँ पे दूसरा करेक्शन आता है तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के जब नीचे आता है तो इसे फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बिग ऑपरेटर्स द्वारा या वैल्यू इन्वेस्टर्स के द्वारा। लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ वीक हैंड बचे हुए हैं, और लेकिन यहाँ पे बिग ऑपरेटर्स जो हैं उन्हें पता होता है कि वो सारे जो वीक हैंड है जिसे हम स्ट्रॉन्ग रिटेलर्स भी बोलते हैं, वो यहाँ पे बेचने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। तो जब वो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। जैसे यहाँ के केस में अगर किसी ने इस पॉइंट में अगर लगाया है स्टॉप लॉस, तो ये काफ़ी है स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। तो जब आप स्टॉप लॉस लगाओगे नहीं तो वो हिट होगी नहीं। लेकिन आप यहाँ ये भी बोल सकते हो कि स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो बड़ा लॉस हो जाएगा। तो बड़ा लॉस तब होगा जब आपकी एनालिसिस सही नहीं होगी, आप बिना चार्ट पैटर्न के काम कर रहे होंगे। लेकिन जब आपको चार्ट पैटर्न सही है, फंडामेंटल एनालिसिस सही है, तो अगर चीज़ें बिगड़ती भी है, मार्केट के सेंटीमेंट खराब भी होती है, लेकिन आपका कन्विक्शन बना रहता है। और जब स्टॉक मार्केट में रैली आती है तो वो सारे स्टॉक्स जो फंडामेंटली मजबूत है सबसे पहले ऊपर आते हैं। तो हमें कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। तो यहाँ पे जब उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रिटेलर्स है उन्हें हम भगा नहीं सकते हैं, और उन्हें पता है कि ये काफ़ी एनालिसिस करके यहाँ पे एंट्री किए हैं, अब उसके लिए वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो साल 2 साल काफ़ी सालों से वो इस स्टॉक में बाई किए हैं। अब उन्हें चाहिए एक रैली, एक पंपिंग, और जब वो पंप करेंगे उसके बाद ही उन्हें प्रॉफिट होगी, क्योंकि वो बॉटम पे बाई तो नहीं कर सकते सारा, तो धीरे धीरे बाई करते हैं। तो उनका जो एवरेज प्राइस है वो कभी भी बॉटम नहीं होता है, उनका एवरेज प्राइस हमेशा मीडियन होता है। लाइक यहाँ के केस में अगर इन्होंने 1500 के लेवल पे बाई किया और ये 2600 तक बाई किया, तो इनका जो एवरेज होगा वो 1800, 1900, 2000 के केस में होगा। तो उस केस में जब ये 2 साल रखेंगे और अगर उन्हें रैली नहीं आएगी अच्छी खासी, तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, उनका प्रॉफिट नहीं होगा। कम से कम उन्हें डबल प्रॉफिट चाहिए। तो इस केस में वो 3500, 3600, 2000 लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कब लाएंगे? जब इनका माल सफिशिएंटली भर जाएगा। अब इन्हें लगेगा कि वीक हैंड यहाँ बचे नहीं हैं और हमें और ज़्यादा यहाँ पे शेयर नहीं मिलेंगे, तब यहाँ से वो रैली लाने के लिए धीरे धीरे ऊपर लाते हैं। और जब ये रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस के ऊपर में जब ये सपोर्ट लेने लगता है, तो हम इसे नया सपोर्ट बोलते हैं। और जब ये काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट करता है नया सपोर्ट के ऊपर में, तो हम मान लेते हैं कि अब यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुकी है और यहाँ से रैली काफ़ी तेज़ी से आएगी। और जब ऑपरेटर्स को भी पता चल जाता है कि अब इसमें ज़्यादा और वीक हैंड बची नहीं है, तो अब इसमें रैली लाना ही होगा, और वहीं से होती पंपिंग स्टार्ट। और हमारा एंट्री होगा पंपिंग स्टार्ट से पहले। और इस केस में हमारा एंट्री होगा, जो मैंने यहाँ पे एरो लगाया, पहला एरो यहाँ पे, और दूसरा एरो जो है यहाँ पे, तो हम यहाँ भी बाई कर सकते हैं, यहाँ भी बाई कर सकते हैं। अब ये बोला जा सकता है कि सर ये कितने दिनों तक रहेगी, तो ये किसी को नहीं पता कि कंसोलिडेशन कितना दिन तक रहेगा। तो जो मैंने यहाँ पे चार्ट पैटर्न बनाया है उसका नाम है कम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पे जो है पहला यहाँ पे शोल्डर है, दूसरा शोल्डर है, तीसरा शोल्डर है, और ये हेड है। तो हम यहाँ पे देख रहे जो लास्ट वाला जो शोल्डर है, यहाँ पे ये पहले के कंपेयर में ऊपर है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा नीचे आने की चांसेस नहीं है। और ये जो अभी कुछ दिनों की बात है, यहाँ से जो यहाँ नीचे गया है, यहाँ पे काफ़ी हैवी सेल ऑफ हुई है एफआईआई के द्वारा। और ये क्यों हुई है, कैसे हुई है, इसके बारे में हम लोग साइकोलॉजिकल एनालिसिस में समझेंगे। तो इतना बड़ा हैवी फॉल के बाद भी मार्केट में ये सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% गिरा है। तो जब रैली आएगी तो सबसे पहले यही सब शेयर में रैली आएगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सही है, यहाँ पे एक पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है, एक यहाँ पे कम्प्लेक्स, यहाँ पे दो यहाँ पे शोल्डर भी बन रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और बाइंग अपॉर्चुनिटी हमेशा करंट मार्केट प्राइस भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कितना नीचे जाएगी या कितना ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये बाइंग जोन में है। अब जब बाइंग जोन की बात आती है तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे 2021 से लेके 2000 अभी 24 अक्टूबर चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 बाइंग अपॉर्चुनिटी आई है। एक इस सर्कल में, और एक इस यहाँ पे एक बनेगा यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर, तो यहाँ दूसरा, और एक यहाँ पे तीसरा। तो 3 सालों में सिर्फ मास्टेक कंपनी में 3 बार बाइंग अपॉर्चुनिटी आई है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बाइंग अपॉर्चुनिटी किसी एक स्टॉक में बहुत कम आती है, लेकिन हमेशा मार्केट में बनी रहती है, इसे हमें ढूंढना होगा। और गलत टाइम पे अगर आप एंट्री करोगे, जब बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, तो आपको हमेशा लॉस होगा। और यही एक वजह है कि जो मेजर रिटेलर्स होते हैं, जो रिटेलर्स की संख्या है, उसमें सिर्फ 1 से 3% लोग ही पैसा कमा पाते हैं। अब इस केस में भी जो यहाँ पे रैली आएगी, तो यहाँ पे जो वीक हैंड है वो काफ़ी कम है। जब वीक हैंड काफ़ी कम होती है, उसके बाद ही स्ट्रॉन्ग हैंड यहाँ पे रैली लाते हैं। तो अब हम यहाँ पे एग्जिट पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एग्जिट पॉइंट होता है रेजिस्टेंस से जो बॉटम का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये कोशिश होनी चाहिए कि मैक्सिमम कैंडल को टच करे, लेकिन कई बार जो फॉर्मेशन होती है यहाँ पे हेड की, वो काफ़ी एबनॉर्मल होती है। तो इस केस में जो है हम लोग यहाँ पे एक एवरेज यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक एवरेज लाइन, जो काफ़ी नीचे भी ना रहे, काफ़ी ऊपर भी ना रहे। क्योंकि जो कई बार जो नीचे आती है वो काफ़ी बुरा सेंटीमेंट की वजह से आती है, जो एक्चुअल में उतना नीचे जाना नहीं चाहिए, बस वो मोमेंटरली नीचे जाता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस आती है उसको हम लोग यहाँ पे जब ड्रॉ करते हैं, तो ये जो प्राइस होती है करीब करीब 3 6
6.61 के आसपास आती है, जो एग्जैक्टली यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई है उसका टॉप है। तो अगर हम लोग वहाँ तक ले तो वहाँ तक करंट मार्केट प्राइस से यहाँ पे 38% आता है। लेकिन अगर हम लोग सेफ जोन में जाएँ तो इस दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस देखें तो ये आते हैं क्लोजिंग प्राइस। वहाँ तक अगर हम ले तो यहाँ जो करंट मार्केट प्राइस है वहाँ से यहाँ 30% है। तो अगर हम 30% के लिए भी हम लोग यहाँ पे एंट्री करें तो यहाँ पे अगर ये 1 साल में भी अचीव हो जाए या 1.5 साल भी लगे तो ये रिटर्न काफ़ी अच्छा है। तो आज हम लोग यहाँ पे कंपनी के डिटेल्स में बात की, हम लोग यहाँ बिजनेस एनालिसिस किया, फंडामेंटल एनालिसिस किया और चार्ट पैटर्न एनालिसिस किया। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ, ये वीडियो में जो भी मैंने इसके बारे में बताया, यहाँ पे मेरा कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। थैंक यू।